नमस्कार साथियों, मैं सौरभ एमएसडी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भूगोल। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, चाहे वो ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो और अदर अन्य कोई एग्ज़ाम हो। तो उसमें भूगोल की जो उपयोगिता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भूगोल से संबंधित प्रश्न जो उसमें आते हैं उनका अच्छा खासा वेटेज होता है, इसलिए हमको भूगोल बेसिक से और एडवांस तक आनी चाहिए। तो साथियों, आज हम शुरू करेंगे भूगोल के मूल सिद्धांत। हम इस पे ज़्यादा फोकस न करते हुए जो कोर सिलेबस है उसकी ओर अपना ध्यान बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो भूगोल की बेसिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद हम जो हमारा मेन सिलेबस होता है, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं? भूगोल एक विषय के रूप में हम पढ़ते हैं। उसके पढ़ने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है ये हम जानेंगे। उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि भूगोल है क्या। साथियों, भूगोल का अर्थ, भूगोल जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, भूगोल भू यानी कि पृथ्वी, गोल यानी कि अध्ययन। दरअसल ये भूगोल जो है वो मूलतः ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जिसका नाम है जियोग्राफी। जियोग्राफी नाम से भूगोल बना है। जियोग्राफी जियोग्राफी जो शब्द है वो सबसे पहले प्राचीन ग्रीक में एक विद्वान हुए हैं, इराटोस्थेनीज। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। इराटोस्थेनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द गढ़ा था और इस अर्थ का नाम, इस नाम का अर्थ जो बताया गया उनके द्वारा, उसका अर्थ दो शब्दों को मिलाकर बना। एक है जियो और दूसरा है ग्राफी। दोस्तों, जियो का अर्थ जैसा कि कॉमन सेंस से पता चल रहा है, जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी। ग्राफी मीन्स अध्ययन, अध्ययन और वर्णन। तो हम इससे मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। और एक संभावित प्रश्न बन सकता है कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? पिता किसे कहा जाता है? तो उसका उत्तर क्या है? इराटोस्थेनीज ये ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं। इन्होंने 200 ईसा पूर्व में ही भूगोल नाम दे दिया था। इसको आप स्टार मार्क करके रख सकते हैं। तो भूगोल का यह अर्थ तो हमें पता चल गया कि भूगोल क्या है, पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है। लेकिन मॉडर्न जमाने में भूगोल का एक और भी अर्थ होता है। क्या सिर्फ भूगोल एक पृथ्वी के बारे में जानकारी से संबंधित विषय है? नहीं। भूगोल का जो वास्तविक अर्थ आज के जमाने में लगाया जाता है, आज के युग में है, उसका अर्थ है मानव का पृथ्वी के साथ इंटरेक्शन जो हो रहा है, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उसको किस क्षेत्र में हम इंक्लूड करते हैं? भूगोल में। तो भूगोल की ब्रॉडर परिभाषा क्या हुई? मानव का पृथ्वी से संबंधों का अध्ययन
क्या है? भूगोल है। ये हो गई नई परिभाषा। अब बात आती है भूगोल क्या है। भूगोल क्या है? पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के पैटर्न की पहचान से संबंधित प्रश्न जो हमारे सामने आते हैं उनका अध्ययन करना क्या है? भूगोल है। और भूगोल डील्स विथ अनदर टू क्वेश्चंस, कहाँ एंड वाई। तो एक तो ये हो गया क्या, व्हाट। दूसरा कहाँ, यानी कि जो धरती पर सांस्कृतिक विशेषताएं हैं किसकी, मानव की, और प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका जो घटनाएं स्थान ग्रहण कर रही हैं, यानी कि जो थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड पीपल्स बट वेयर, वो कहाँ घटित हो रही हैं, उसके बारे में भी भूगोल हमें जानकारी देता है। ये हो गया इसका दूसरा पर्सपेक्टिव या दूसरा प्रश्न। हमारे पास मूलतः 3 प्रश्न हैं। एक तो है क्या, इसके बारे में हमने जाना। दूसरा है कहाँ, इसके बारे में हमने जाना कि भाई मानव के इंटरेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन कहाँ, किन परिस्थितियों में हो रहे हैं, किन कारणों की वजह से हो रहे हैं। ये हो गया इसका दूसरा एस्पेक्ट। और अब बात आती है तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न है वाई, क्यों। क्यों सुविधाओं और प्रक्रियाओं और घटना के बीच स्पष्टीकरण या कारण संबंधित प्रश्न जो डील इससे करता है वही है क्यों। हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं? सुविधाओं और प्रक्रियाओं और घटनाओं के बीच स्पष्टीकरण या कारण संबंध से संबंधित प्रश्न, ये इसका तीसरा एस्पेक्ट हो गया। अब हम बात मूल मुद्दे पे आते हैं। भूगोल के कितने क्षेत्र होते हैं? साथियों, भूगोल मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। इसके जो प्रकार हैं वो 3 हैं। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी और तीसरा है ज्योग्राफिक टेक्निक्स। तो हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें सबसे स्टार पॉइंट जो देने हैं वो इस पार्ट को देने हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी पार्ट से फ्रेम होते हैं आपके एग्जाम्स में। फिजिकल ज्योग्राफी, आप ये मान के चलिए कि लगभग अगर आपके एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में 100 प्रश्न हैं तो उसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको फिजिकल ज्योग्राफी से जरूर मिलेंगे। और इसको हमें गहनतापूर्वक पढ़ना है, जिससे हमारी तैयारी को एक नई एज मिले। तो हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इसका दूसरा जो पक्ष है या दूसरा जो प्रकार है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल। यह भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाग माना जाता है, बशर्ते इसकी तुलना में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, फिर भी इसकी अपनी अहमियत है। और रही बात तीसरी, इसमें हमें जाना नहीं है क्योंकि ये एकेडमिक, यानी कि ज्योग्राफी में एकदम PhD लेवल की अगर आपको करनी है तो आपको ये पढ़ना होगा। इसलिए हम यहाँ इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो फिजिकल ज्योग्राफी पे रहेगा और ह्यूमन ज्योग्राफी पे रहेगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के मैं आपको पार्ट बता दूं, ये इसके 5-6 पार्ट हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, एटसेट्रा। क्लाइमेटोलॉजी, पृथ्वी पे जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो कैसे घटित हो रही हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण भाग है इसका हाइड्रोलॉजी, यानी कि पृथ्वी पर जो जल चक्र घूम रहा है और महासागरों में जल है या वायुमंडल में जल है, वो कैसे और क्यों घूम रहा है, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे।
और तीसरी जो इसकी ब्रांच है वो है ओशिनोग्राफी, यानी कि सागर से संबंधित, सागर महासागर से संबंधित। यह भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब यहाँ पहुंचेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं जीवों के ज्योग्राफी के साथ इंटरेक्शंस के बारे में, और बायोजियोग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को हम एक पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि हम इन दोनों को कंबाइन पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसमें पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, एटसेट्रा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है ये, इसके बारे में हम देखेंगे। और अंतिम जो इसका टॉपिक है वह है सॉइल ज्योग्राफी, यानी कि मृदा भूगोल। मृदा से संबंधित जो जानकारियां हैं, मृदा के पीछे की जो साइंस है, वो हम सॉइल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये हो गए फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट्स। अब हम इन पार्ट्स के बारे में एक एक करके तफसील से पढ़ेंगे, और हम अपने नॉलेज के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे और दृढ़ करेंगे, यानी कि मजबूत करेंगे। तो आइए सबसे पहले अब बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में, क्योंकि भाई हम धरती पे क्यों हैं, इसका जब मनुष्य को पता चला, यानी कि जब मनुष्य बना, तो उसके मन में पहला क्वेश्चन क्या आया? उसके मन में पहला क्वेश्चन जो आया होगा, वो उसने आकाश में ऊपर देखा होगा कि भाई ये तारे, ये रात को दिखने वाला चंद्रमा, ये सूर्य, और जिस जमीन पे मैं खड़ा हूं, ये सब है क्या चीज? ये किस खेत की मूली है? कहां से आए? मैं कहां से आया? ये स्वाभाविक से प्रश्न उठे होंगे, और इन सब का कारण जो रहा होगा वो किस चीज में निहित होगा? वो निहित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में। भाई जब हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता होगा, तभी तो हम ये आइडिया लगा पाएंगे कि जो हमारी धरती है, हमारी चंद्रमा है, हमारा सूर्य है, ये कैसे बने। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सर्वप्रथम हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। और जब हम ब्रह्मांड के रहस्य को, यानी कि ब्रह्मांड के बनने की वजह को जान पाएंगे, तो हम धरती, सूर्य, चंद्रमा और तारों के से संबंधित जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी आसानी से दे पाएंगे। तो मूल प्रश्न उठता है कि ब्रह्मांड बना कैसे? हाउ यूनिवर्स फॉर्म्ड। कैसे बना? बहुत ही मजेदार ये कहानी आपको लगेगी। कैसे बना? भाई ब्रह्मांड है, कैसे बना? इसके लिए पहले से ही लोगों के मन में अपने अपने विचार थे। दार्शनिक हुए, यूरोप में हुए, भारत में हुए, पूरी दुनिया भर के दार्शनिकों ने अपने दिमाग को झकझोरा और पता करने की कोशिश की कि आखिर ये ब्रह्मांड कैसे बना। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के मॉडल दिए कि भाई ब्रह्मांड है क्या, बना कैसे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था, वो किया गया था प्राचीन एक विद्वान हुए हैं टॉलमी। आपने नाम जरूर सुना होगा। टॉलमी जी ने ब्रह्मांड सबसे पहले जो मॉडल दिया था ब्रह्मांड का, वो उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड के सेंटर में क्या चीज है? धरती है। यानी कि भाई धरती ही है
जो ब्रह्मांड के सेंटर में है, और बाकी जो ये तारे, सूर्य, चंद्रमा, ये सब धरती के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब ये मॉडल जो कहा गया, इसे हमने कहा भू केंद्रित यानी कि जियोसेंट्रिक व्यू, पृथ्वी केंद्रित मॉडल हमने इसे नाम दिया। ये मॉडल दिया था टॉलमी जी ने, टॉलमी। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। इस मत के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी कि ब्रह्मांड का जो सेंटर है वो पृथ्वी है। लेकिन ये मत ज़्यादा समय तक टिका नहीं। तो बाद में क्या हुआ, एक दूसरे दार्शनिक आए, एरिस्टार्कस, नाम थोड़ा अटपटा है इनका, एरिस्टार्कस, ग्रीक दार्शनिक। इन्होंने ब्रह्मांड की जो थ्योरी दी, उसमें कहा गया कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी कि पृथ्वी और ये तारे सूर्य के चक्कर काटते हैं। इसे हमने कहा हेलियोसेंट्रिक मॉडल, सूर्य केंद्रित मॉडल, हेलियोसेंट्रिक मॉडल। अर्थात सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। एरिस्टार्कस, ग्रीक दार्शनिक, ये पहले व्यक्ति थे। और जो मॉडर्न व्यू है वो भी इसी सूर्य केंद्रित मॉडल पर थोड़ा आधारित है। अभी तो जो मॉडर्न व्यू है उसमें कहा गया है कि इन्होंने तो कहा था कि सूर्य केंद्र में है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम जानते हैं कि सूर्य केंद्र में नहीं, बल्कि सूर्य तो एक छोटा सा इत्तु सा हिस्सा है एक हमारे सौरमंडल का, हमारे आकाशगंगा का, मिल्की वे का। तो जो मॉडर्न थियरी है उसके अनुसार सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है और इसी तारे के इर्द गिर्द सौरमंडल के सभी ग्रह घूमते हैं, ग्रह उपग्रह घूमते हैं। ये है मॉडर्न व्यू। इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनमें सबसे पहला नाम आता है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस। और दूसरा जो नाम जोहानस केपलर, आपने नाम सुना होगा। केपलर ने सिद्ध किया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में रिवॉल्व करती है। गैलीलियो एक महत्वपूर्ण नाम। तो इन सभी दार्शनिकों ने माना कि सूर्य केंद्र में है और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर काटते हैं, और जो आज सिद्ध भी हो चुका है। अब बात करते हैं कि भाई आखिर ब्रह्मांड बना कैसे, हाउ ब्रह्मांड फॉर्म। तो इस बात के लिए भी मानव सभ्यता को बहुत टाइम लग गया जानने में कि आखिरकार ब्रह्मांड बना कैसे। तो ब्रह्मांड बनने की जो सबसे प्रचलित धारणा है या सबसे जो स्टेबल कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत। दोस्तों, जैसे नाम ही इस सिद्धांत का महाविस्फोट सिद्धांत है, तो आप समझ सकते होंगे ये कितना खतरनाक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के पीछे जो लॉजिक है, जो रीजनिंग है, वो वाकई अपने आप में माथा घुमाने वाली है। मैं आपको बताना चाहूं कि ये सिद्धांत जो दिया था, इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज लेमेंत्रे। 1912 में इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आखिरकार ये बिग बैंग थियरी है क्या, ये बिग बैंग सिद्धांत है क्या। दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत की जो मूल बात है वो है
कि जो आज हम ब्रह्मांड देखते हैं, जो आज हम पूरा आकाश देखते हैं, पूरे ग्रह देखते हैं, पूरे तारे देखते हैं, वो तारे आज से 13.6 बिलियन ईयर पहले क्या थे? मात्र एक बिंदु, लाइक अ डॉट, इससे भी छोटे, एक बिंदु के रूप में कॉम्पैक्ट समाहित थे। वो बिंदु जो आज हम अपने चारों ओर देखते हैं, हम लोगों सहित हम सब क्या थे? एक बिंदु थे, एक बिंदु मात्र। और जो ये बिंदु था, इस बिंदु को हमने नाम दिया सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी। भाई इस बिंदु में पूरा ब्रह्मांड एकत्र था। तो आप इस बिंदु के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये बिंदु कैसा रहा होगा? समझ रहे हो आप? इस बिंदु के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जाए कि भाई ये बिंदु कैसा रहा होगा? तो वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि भाई ये बिंदु जो था ना, ये बड़ा खतरनाक बिंदु था। इस बिंदु में क्या जादू था, ये आपको मैं अभी दिखाता हूं, बताता हूं। भाई लोगों, ये बिंदु जो है ना, इस बिंदु का जो मास था, मास, वो था 0। समझ रहे हो? 0 मास था इसका। मास यानी कि द्रव्यमान। जैसे हम आज एक बॉल लेते हैं, बॉल, तो बॉल का कुछ वेट होता है। बॉल के भीतर जो मटेरियल भरा है, जिसके कारण हम उसको महसूस करते हैं कि ये भारी है, वही उसका मास है। आई होप आप ये जानते होंगे। तो इसका जो मास था वो 0 था, 0, एकदम नल, शून्य। फिर देखो, आज हम भी बने, ब्रह्मांड भी बना, सूर्य बना, चंद्रमा बना, सब कुछ बन गया इस 0 से, इस बिंदु से। और इस बिंदु का जो मास तो 0 था, इसका घनत्व, घनत्व या डेंसिटी कितनी थी? इनफाइनाइट। समझ रहे हो? इनफाइनाइट इसकी घनत्व, डेंसिटी इसकी घनत्व, इसका था इनफाइनाइट। भाई इनफाइनाइट घनत्व का ये सिंगुलैरिटी पॉइंट था। जब इसमें विस्फोट हुआ, तब क्या हुआ? विदिन 3 सेकेंड्स ये फैल गया, अपने आधे भाग से ज्यादा में ये फैल गया विदिन 3 सेकेंड। जैसे ये फटा, इसके 3 सेकेंड भीतर के भीतर भीतर ये फैल गया। ये देखिए आप, ये फैल गया। ये बिंदु था, ये जब इसमें विस्फोट हुआ, यानी कि बैंग हुआ, बैंग, महाविस्फोट, बिग बैंग हुआ, तो विदिन फ्यू सेकेंड्स ये क्या हो गया? ये ऐसे फैल गया। और जैसे कोई चीज फटती है तो आपस में कुछ फोर्स होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसके द्वारा जो मतलब न्यूक्लियाई होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं। तो विदिन फ्यू सेकेंड एक न्यूक्लिया भी बने, मतलब जो पहला नाभिक बना होगा वो विदिन फ्यू मिनट्स और विदिन फ्यू सेकेंड्स बना। उसके बाद टाइम बढ़ता गया और 3 लाख सालों में, ये देखिए, 3 लाख सालों के भीतर क्या हुआ? पहला परमाणु बना। आप देखिए कितनी लंबी यात्रा है ब्रह्मांड की। हम आज सोचते हैं कि हम हैं, लेकिन भाई लोग देखो, 3 लाख साल तो पहले परमाणु को बनने में लग गए। मानव तो बमुश्किल 5,000 साल तक हमको पता है मानव के बारे में। ये 3 लाख साल में पहला परमाणु बन रहा है। कितनी विचित्र बात है कि नहीं? अब क्या हुआ? पहला परमाणु बना और ये एक्सपेंड होता गया। तब विद द कोर्स ऑफ टाइम टेम्परेचर जो था वो ड्रेस्टिकली डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर जब डिक्रीज हुआ, तब क्या हुआ? तब जो पार्टिकल्स थे ये आपस में जुड़ने लगे। जब ये जुड़े, तब इन्होंने आपस में एक गुंफित टाइप की गैस की डिस्क्स बनाई। और विद द कोर्स ऑफ टाइम, बिलियंस ऑफ ईयर, इन्होंने आपस में ये जुड़े और ऐसे जुड़ के, और जुड़े कैसे? गुरुत्वाकर्षण, प्रकृति का मूल बल है एक, उस गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जुड़े। और ऐसे 13 बिलियन साल गुजरते गुजरते क्या हुआ? जैसे हम आज देखते हैं वैसा ब्रह्मांड हमको मिला। तो ये थी बिग बैंग थ्योरी कि कैसे एक
छोटे से सूक्ष्म बिंदु में विस्फोट हुआ और इसने ये प्रेजेंट डे सिनेरियो तक हमें ऐसा ब्रह्मांड दिया। ये थी भाई लोगों दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, बिग बैंग थियरी। अब बात आती है कि भाई चलो ठीक है, आपने बिग बैंग थियरी तो दे दी, लेकिन इस थियरी के पक्ष में सबूत क्या है? होता है ना भाई, सबूत तो होने चाहिए, तभी तो आप किसी सिद्धांत को मानोगे। तो साथियों सबूत जो हैं वो हमारे पास हैं। और सबूत क्या है? सबूत मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों ये रहा सबूत। पहला सबूत है फेनोमेना ऑफ रेडशिफ्ट। फेनोमेना ऑफ रेडशिफ्ट। अब आप बोलेंगे भाई ये रेडशिफ्ट किस खेत की मूली है? तो ये किसी खेत की मूली नहीं, ये एक फिजिकल फेनोमेना है जिसके द्वारा प्रकाश जो होता है, प्रकाश आपको पता होगा, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 7 रंग? आई होप आप जानते होंगे। प्रकाश बना होता है विबग्योर, विबग्योर से। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंजी, रेड। तो जो ये रेड है, ये इसकी सबसे, हम जब इधर से जाते हैं तो इधर जो वेवलेंथ होती है, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं ये, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी जो वेवलेंथ है वो इधर क्या होती है? घटती है। जो ये स्पेक्ट्रम है इसके इधर वेवलेंथ घटती है, और जब हम इधर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है? बढ़ती है। तो इस विबग्योर में जो रेड कंपोनेंट होता है उसकी वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा होती है इन सब की तुलना में। तब जब प्रकाश एक लंबी यात्रा करता है तो जो व्हाइट लाइट होती है ना, वो रेड बन जाती है, दिखती है हमें। बस आप इतना समझ लीजिए कि जब प्रकाश बहुत दूर तक ट्रेवल करेगा तो जो उसकी मूल कंपोनेंट्स हैं उनमें वो टूटता है, और जो हमें दिखती है रेड, क्योंकि ये सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य है और हमें श्वेत प्रकाश लाल दिखता है, इसी को हम रेड शिफ्ट मानते हैं। तो आज जब हम आकाश गंगाओं को देखते हैं दूर से दूरबीन से, तो उनसे जो आने वाला प्रकाश है ना, वो हमें लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे दूर जा रही हैं। हमसे दूर जाएंगी तो उनका जो प्रकाश होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, तो वो रेड शिफ्ट करेगा, यानी कि इधर की तरफ मूव होगा उसकी वेवलेंथ, और हमें वो लाल दिखेगा। तो ये हुआ पहला साक्ष्य, यानी कि हमने दो आकाश गंगाओं के बीच जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। वो कैसे हमने पता लगाया? इस रेड शिफ्ट के माध्यम से हमने पता लगाया। और ये इस बात का भी सबूत है कि भाई बिग बैंग हुआ था। क्यों? जब आकाश गंगा बढ़ेगी, दूरी बढ़ रही है विद टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि बहुत समय पहले ये आपस में कनेक्ट रहे होंगे। समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये पहले एक रहे होंगे। तो रेड शिफ्ट घटना आपको समझ में आ गई। तो रेड शिफ्ट ने हमें बताया कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है, और दूर जा रही हैं तो हमने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि बहुत समय पहले ये आपस में कनेक्ट रही होंगी, और उससे भी बहुत समय पहले ये सभी आपस में कनेक्ट रही होंगी, और वो सब कनेक्शन जो था वो एक बिंदु में कॉम्पैक्टली पैक्ड था, मतलब पूरा। तो ये रेड शिफ्ट ने हमें बताया। और दूसरा साक्ष्य है, इसका जो दूसरा साक्ष्य है वो है
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। अब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है, इसको भी थोड़ा जान लीजिए। इसके बारे में जो बताया था हमें वो अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन द्वारा, ये यूएस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशंस क्या होती हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, जब बिग बैंग हुआ होगा तो उस समय कुछ ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी, कुछ क्या बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी। तो ऊर्जा कहीं ना कहीं तो रहेगी ब्रह्मांड में। भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम तो पढ़ा है आपने कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये ऊर्जा जो उस समय उत्पन्न हुई थी, आज क्या हो रहा है, यानी कि धरती पे ये ऊर्जा चारों तरफ से आती है और ये ऊर्जा इतनी माइल्ड है, 2.4 केल्विन इसका टेम्परेचर है। आप समझ सकते हैं कितनी ये सूक्ष्म ऊर्जा है। तो इसको जब डिटेक्ट किया वैज्ञानिकों ने, तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि भाई जो ब्रह्मांड के उत्पत्ति के समय ऊर्जा उत्पन्न हुई थी ना, वो ऊर्जा अभी भी मौजूद है ब्रह्मांड में। भले ही वो इतनी कम मात्रा में है, जो ये रेडिएशन है भले ही ये कम मात्रा में है, लेकिन है जो इस बात का साक्ष्य है कि ब्रह्मांड में कभी भयंकर ऊर्जा रही होगी और ब्रह्मांड एक ही स्थान पर एकत्र रहा होगा, जिसे हमने सिंगुलैरिटी कहा था। समझ रहे? तो ये होगी दूसरी बात। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ब्रह्मांड में मौजूद, और इसके आगे हम बात करें तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो चर्चा हमने की, जो तथ्य हमने देखे, उनसे आपके ज्ञान में थोड़ा वृद्धि हुई होगी। इसके आगे की चर्चा हम करेंगे कल, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेक्चर सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी और हम इसके आगे कल पढ़ेंगे आकाशगंगा क्या होती है। आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सीज, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। ये भी बहुत ही मजेदार टॉपिक है और इसके आगे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, अपने सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो हमारी धरती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।